Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I hope you guys are doing well. So, in this video, we are going to do a very important topic called parajumbles. So, parajumbles के questions आपको ज़रूर मिलेंगे, be it रोहतक, be it IP MAT Indoors exam और be it JIP MAT, right? So, अब जब हमें पता है कि आएंगे ही 2 से 4 सवाल, सो व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इज़ दैट वी शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, राइट। और इम्पॉर्टेंट है कि हमें स्ट्रैटेजी पता हो पैराजंबल के क्वेश्चंस को कैसे एज करते हैं। तो इस क्विक वीडियो में पहले हम समझते हैं कि व्हाट शुड बी द राइट वे टू सॉल्व अ पैराजंबल क्वेश्चन, एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड सी हाउ पैराजंबल्स एक्चुअली लुक लाइक, राइट। चलिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है कि क्या होता है पैराजंबल्स में। तो देखिए, पैराजंबल्स में होता क्या है कि आपको कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स 4 स्टेटमेंट्स देते हैं, राइट, और वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। तो आपको उनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है, राइट। आपको उनको क्या करना होता है, रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। तो हमें समझना है कि अब करें क्या। हमें ये गोल तो समझ में आ गया कि ओके, देयर आर 4 सेंटेंसेस, देयर आर जम्बल्ड अप, जैसा नाम सजेस्ट करता है, पैराग्राफ इन अ जम्बल्ड फॉर्म, राइट। अब इनको रीअरेंज करना है, मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, बट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो पहला स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स टू कंसिडर, राइट, वुड बी, जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको क्रक्स पता होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हमको यही नहीं समझ पाते कि पैराग्राफ इन टोटलिटी क्या बात कर रहा है। तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पैराग्राफ ओवरऑल क्या कन्वे करना चाह रहा है, आप अफेक्टिवली सेंटेंसेस को अरेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पैराजंबल का क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो, राइट, यू शुड रीच टू द राइट आंसर्स। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन। समझिए कि टोटल इन टोटलिटी व्हाट इज द पैराग्राफ ट्राइंग टू कन्वे, राइट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग स्टेटमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करें। तो ओपनिंग स्टेटमेंट्स यूजुअली क्या होते हैं, जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं जो डिस्कशन को बिगिन करते हैं। तो यूजुअली जो भी पिरामिड होगा उसमें हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, राइट। कोई भी पैराजंबल होगा उसमें हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड। यानी कि जो सबसे जनरल स्टेटमेंट है वो डिस्कशन को बिगिन करेगा, और जैसे जैसे डिस्कशन पे आप आगे बढ़ते जाओगे वो डिस्कशन प्रिसाइज होता जाएगा। तो जब भी आप सेंटेंसेस को रीड कर रहे हो, ट्रेस करने की कोशिश करो कि सबसे जेनरिक स्टेटमेंट कौन सा है, और जो सबसे जेनरिक स्टेटमेंट होगा वही ओपनिंग स्टेटमेंट की तरह काम करेगा, राइट। कई केसेस में आप क्लोजिंग स्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कई बार आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स लाइक दस, देयरफॉर, हेंस, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, राइट। तो इन वर्ड्स को ऑब्जर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप पैराजंबल सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आपको इस तरीके के कंक्लूजन इंडिकेटर्स दिखते हैं। नहीं तो कंक्लूजन कई बार हो सकता है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जो डिस्कशन को एक लॉजिकल एंड देता हो, राइट। और यूजुअली जो सेंटेंस सबसे प्रिसाइज बात करते हैं वो कंक्लूजन की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप प्रोनाउंस पे ध्यान दीजिए। तो प्रोनाउंस होते हैं रिप्लेसर्स, वर्ड्स दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स, राइट। तो अगर आप किसी प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो उसके पहले उसका नाउन होना जरूरी है, राइट, जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, राइट। सो प्लीज ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट वेन एवर वी आर यूजिंग अ प्रोनाउन वी शुड नो टू विच नाउन इट इज रेफरिंग टू। इससे हमें मदद मिलती है आइडेंटिफाई करने में मैंडेटरी पेयर्स। तो मैंडेटरी पेयर्स होते हैं वो दो सेंटेंसेस जिनका एक साथ आना जरूरी है, राइट। सो इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई 1 और 2, अगर दोनों मिल गए तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, राइट। मतलब आपको लेबल्ड सेंटेंसेस मिल गए ABCD, और आपको समझ में आ गया कि अच्छा BD को साथ होना है और AC को साथ होना है। तो अब हमारे पास 2 ही अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, या तो AC BD हो सकता है या BD AC हो सकता है। तो जो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग है बहुत क्विक हो जाती है। तो मैंडेटरी पेयर्स यानी 2 स्टेटमेंट्स विच शुड बी कमिंग टुगेदर और दे आर इंटरकनेक्टेड, राइट, एंड दे विल गो हैंड इन हैंड। if you're able to identify such mandatory pairs, the overall game becomes really easy. तो mandatory pair को identify करने में आपको pronouns बहुत help करते हैं, और एक important
इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? वर्ड्स लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, इनको भी लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना है। एडिशनल पॉइंट विच रियली हेल्प्स, राइट, तो अगर हम देखें कि अच्छा हमने क्रक्स आइडेंटिफाई किया, ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोनाउंस पे हमने अपना फोकस रखा, मैंडेटरी पेयर्स को देखने की कोशिश करी, फिर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव्स पे भी अपना फोकस बना के रखा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रांजिशन वर्ड्स, राइट, तो जहां पर भी आपको वर्ड्स मिलते हैं येट, बट, फर्दर मोर, मोरोवर, ठीक है, ये सारे के सारे, इन एडिशन टू, राइट, इस तरीके के वर्ड्स भी आपको बहुत हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई द मैंडेटरी पेयर्स एंड टू गेट होल्ड ऑफ द राइट एसोसिएशन, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, बाकी अननेसेसरली आपको बहुत लड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा रूल्स पढ़ लिए किसी बुक से जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है, दैट विल नॉट हेल्प। जितना आप प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और इन पॉइंटर्स को ध्यान में रखेंगे उतना इफेक्टिवली आप राइट आंसर्स तक पहुंच पाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई विल जस्ट स्टेप असाइड ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर सको और उसके बाद मैं फिर समझाना शुरू करती हूँ आपको। चलिए, so अगर हम इसको पढ़ें तो this paragraph is trying to say it was his taxpayers who had to shell out as much as this $1.6 billion over 10 years to employees of failed companies. It was his taxpayers. तो किसके taxpayers थे, राइट, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, यानी कि मेरा ये स्टेटमेंट ओपनिंग स्टेटमेंट की तरह काम नहीं करेगा। देखिए, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पहले सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं और फिर रीजनिंग लगाते हैं, राइट। मेरे हिसाब से आप पैरेलली रीडिंग और रीजनिंग करने की कोशिश करिए। अगर बहुत ही डिफिकल्ट पैरा जंबल आ गया तो फिर हो सकता है कि आपको 2 राउंड्स करने पड़े, बट कोशिश करिए कि हम तसल्ली से धीमे धीमे समझते हुए चलें और इन क्लूज को ऑब्जर्व करते चलें। इससे क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसेस है वो क्विकर हो जाएगा और सिंपलर हो जाएगा। अदरवाइज एक बार आप चारों सेंटेंसेस पढ़ते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, फिर एक बार आप क्लूज देखने की कोशिश करते हो, तो होता क्या है कि इससे पूरा का प्रोसेस टाइम टेकिंग हो जाता है, जो हम नहीं चाहते, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। So, companies in many countries routinely engage in such activities. Which activities, right? So, which activities are we talking about? That means the employees are left with unpaid entitlements. तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पढ़ के कि अच्छा his taxpayers, तो हमें समझना पड़ेगा कि किसके कौन है टैक्स पेयर, किसके टैक्स पेयर्स हैं, तो his किसको रेफर कर रहा है, यानी कि we need to have a proper noun in the statement. And other thing, what are the activities we are in general referring to? Now coming to the, so that means 1 and 2 do not look like opening statements. So let's go to sentence 3. Deliberate and systematic liquidation of company to avoid liabilities and then restarting the business is called finexing, right? तो ये हमें समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पर बात हो रही है कि डेलिबरेट और सिस्टमिक लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हो रहा है टू अवॉइड लाइबिलिटी एंड देन टू रीस्टार्ट द बिजनेस। तो यहाँ पे एक टर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। तो ब्रॉडर स्टेटमेंट लगता है, एक पॉसिबिलिटी है इसके ओपनिंग स्टेटमेंट होने की, तो आप यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको फाइनल कॉल ही लेना है, बट जस्ट ट्राई एंड गैदर दैट वेदर इट कैन फंक्शन लाइक एन ओपनिंग स्टेटमेंट। सो इफ यू कंपेयर 1, 2 एंड द थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड के पास स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये एक ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट। द ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू एंड सर्विसेज डिस्कवर्ड इन एन ऑडिट दैट फिनेक्सिंग हैड कॉस्ट द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी बिटवीन 2.9 बिलियन एंड 2.9 बिलियन एंड 5.1 बिलियन लास्ट ईयर, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर बात हुई ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू की और यहाँ पे बात हो रही थी हिज टैक्स पेयर्स की। तो यहाँ पर हमने कौन सा क्लू यूटिलाइज किया, प्रोनाउंस का क्लू यूटिलाइज किया, जिससे हमने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा भाई ये 2 स्टेटमेंट्स तो क्या होंगे, मैंडेटरी पेयर होंगे, राइट। अगर आप देखोगे
यू विल बी एबल टू वेरी इजिली कनेक्ट कि भाई 4 and 1 मैंडेटरी पेयर है और 4 के बाद ही 1 आ सकता है, बिकॉज यू हैव टू अल्टीमेटली इंट्रोड्यूस अ नाउन एंड देन ओनली यू कैन यूज द प्रोनाउन, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है जो स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको आइडेंटिफाई करनी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये रियलाइज तो करना ही है कि आईपी मैट, रोहतक, जिप मैट, इंदौर अपना गेम, अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है, लोगों को अवेयरनेस बढ़ रही है। सो 5-6 years बिफोर लोगों को इतना पता ही नहीं था एग्जाम के बारे में, तो एक मॉडरेट पेपर में भी बच्चे पहुंच जाते थे। बट अब क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है, बच्चे अवेयर हो रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। और क्या होता है जब कंपटीशन ज्यादा होता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, राइट। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको ऑब्जर्वेंट रहना है, राइट। ऐसा नहीं है कि बियॉन्ड यू है। अब प्रोनाउंस तो आपको पता ही है, प्रोनाउंस तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू अप्लाई द नॉलेज, राइट। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट सच क्लूज, यू हैव टू बी very patient, right? You have to see in between the lines, read the clues, right? So now after reading this entire para jumble, we have been able to understand कि भाई 4 और 1 मैंडेटरी होगा और 3 सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा क्या ओपनिंग स्टेटमेंट की तरह इमर्ज करता है, राइट। सो नाउ हमारे पास जो स्टेटमेंट 2 है उसमें एक और क्लू है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वो क्लू है कंपनीज इन मेनी कंट्रीज रूटीनली एंगेज इन सच एक्टिविटीज। सो व्हाट एक्टिविटीज दैट स्टेटमेंट 3 इज एबल टू एक्सप्लेन कि डेलिबरेट और सिस्टमेटिक लिक्विडेशन है, ये एक एक्टिविटी है। क्यों करते हैं? टू अवॉइड लाइबिलिटी एंड देन रीस्टार्टिंग द बिजनेस। सो एक्टिविटीज का रेफरेंस सेंटेंस 2 जिसमें सच एक्टिविटीज की बात हो रही है, 3 इज क्रिएटिंग अ बेस। तो समवेयर 3 और 2 भी इंटर रिलेटेड है ही। तो अगर आप 3 के बाद 2 प्लेस कर देंगे तो हमारे पास 3-2 मैंडेटरी पेयर हो गया, 4-1 मैंडेटरी पेयर हो गया। 3 से डिस्कशन बिगिन होगा तो हमारे पास चॉइस क्या बची? हमारे पास चॉइस बची 3-2-4-1। सो दैट्स द राइट अरेंजमेंट for this particular para jumble. This is the answer, right? I'll give you additional 1 minute to do this para jumble on your own and recognize, right? तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसी टाइम एक नोटबुक में एक्टिवली देखो कि what are the important clues that you can pick and what is the lesson that you have taken while you have solved this para jumble. देखिए, अगर आप कभी भी कोई क्लास देख रहे हो और आप पैरेलली इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं तो वो आपको ही बहुत मदद करेगा। उससे क्या होगा, इन जनरल आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं लॉन्ग रन में एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि स्टूडेंट्स पैरेलली कोई भी काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो पहले एक बार क्लास कैजुअली देख लेते हैं, फिर उसके बाद दे ट्राई टू सॉर्ट थिंग्स आउट एंड उसकी वजह से सारा खिचड़ी बनती है। क्योंकि आपने डबल टाइम दिया ना, एक बार तो आपने टाइम लिया टू डू व्हाट, टू बेसिकली कम अप विद explanations and then another time that you are doing is कि अच्छा एक बार आप रिविजन में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स नोट कर रहे हो। तो इफ यू आर वाइज इनफ then you will understand कि instead of giving time twice it is better to do it together। ठीक है, चलिए। So now let's move to the next para jumble and let's try this। I'll give you 1 minute to walk through the question, you can read this nicely and then we'll solve this together।
चलिए, सो नाउ लेट्स ट्राई रीडिंग दिस पर्टिकुलर पैरा जंबल। आई होप यू हैव ट्राइड। तो जब आपको टाइम मिल रहा है ना, कोशिश करिए कि जितना टाइम है वो आपको आइडियल टाइम दिया जा रहा है, राइट? वो इसी हिसाब से दिया जा रहा है ताकि आप आराम से पैरा जंबल को डील कर सको और उतने टाइम में सॉल्व कर सको। अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो देन इट इज समथिंग विच यू शुड डू। और अगर आपको कई बार लगता है कि मैम एक्सप्लेन करिए उससे हमें 1-2 मिनट ज्यादा चाहिए थे, तो आप ले लो, बट कंसिडर कि जितना स्ट्यूपुलेटेड टाइम है दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन. So now see, each one personified a different aspect of good fortune. So each one, who's each one, right? Again, इसका reference statement होना जरूरी है. Each, anyone, everybody, nobody, somebody, ये क्या होते हैं? Indefinite pronouns होते हैं. राइट. सो इनके लिए भी रेफरेंस होना जरूरी है, तो प्रोनाउन नहीं. राइट. द अदर्स वर, सो पे अटेंशन, द अदर्स वर वर्जन्स ऑफ पॉपुलर बुद्धिस्ट गॉड्स, हिंदू गॉड्स एंड डाओइस्ट गॉड्स. सो हु आर वी टॉकिंग अबाउट? तो अदर्स के लिए अगर हम एक रेफरेंस दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अदर्स कौन है. राइट. Now, 7 popular Japanese deities, the Shichi Fukujin, were considered to bring good luck and happiness. तो अब देखिए, फर्स्ट टू अगेन ओपनिंग नहीं लगते, ये एक ओपनिंग स्टेटमेंट लगता है क्योंकि ये कहानी बता रहा है कि ओके दे आर 7 पॉपुलर जापानीज डिएटीज एंड देन and these are considered to bring good luck and happiness. So although they were included into the Shinto pantheon, only two of them, Daikaku and Ibisu, were indigenous Japanese gods. Indigenous matlab local Japanese gods. So now come to this, you will very clearly associate 4 and 2 कि they were included in the only in the Shinto pantheon. Only two of them were local Japanese gods, and what was happening to the others? So एक बार सब बच्चे देखो, can you see 4 and 2 making a mandatory pair? Very intelligently see this, you will be able to catch the clue कि भैया 4 और 2 क्या है, ये तो एक mandatory pair बना ही रहे हैं, right? And then if we see स्टेटमेंट 3 हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, राइट? 3 अपन ओपन कर रहे हैं, सबसे जेनरिक स्टेटमेंट है. अब बचा 1. सो ईच वन पर्सोनिफाइड. सो हु आर द 7 गॉड्स? सो ईच वन ऑफ द गॉड इज representing, personifying a different aspect of good fortune. So what is the correct combination that we are मूविंग टूवर्ड्स टू 3142. तो यही आपको समझना जरूरी है कि छोटे छोटे क्लूज है. जैसे अगर आप ये देखोगे, इस केस में ईच वन एक क्लू था, अदर्स एक क्लू था, थर्ड में हमने ओपनिंग स्टेटमेंट देखा, राइट? ऑल्दो दे वर इंक्लूडेड, सो ओनली 2 ऑफ देम. तो आउट ऑफ 7 2 ऑफ देम की बात हो रही है, फिर अदर्स तो बाद में ही आएगा ना. सो अंडरस्टैंड दिस कि दीज आर लिटिल डिटेल्स विच मेक अ मैसिव डिफरेंस, एंड इफ यू पे अटेंशन टू सच डिटेल्स, तो आप अगर शुरू से ही राइट स्ट्रैटेजी, राइट अप्रोच के साथ पैराजम्बल्स करेंगे, so you'll be able to understand the questions nicely, you'll be able to solve them effectively, and you'll see massive improvement happening, right? So now let's try this particular question and see how this works like. ट्राई दिस नाइसली. टाइम देख के, कोई जल्दबाजी नहीं है, राइट? जितना आपको स्ट्यूपुलेटेड टाइम दिया जा रहा है एक्चुअली उतना नीडेड है टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो अगर आप पेस जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो भी क्या होगा, नुकसान आपको ही होगा. सो जस्ट डोंट ट्राई टू रश, गो स्लोली, बिकॉज दिस इज लाइक द फर्स्ट क्लास दैट यू आर डूइंग ऑफ पैरा जंबल्स, राइट? मोस्ट ऑफ यू के लिए ये पहला ही सेशन है, तो कोई जल्दबाजी मत करिए. ये मत कोशिश करिए कि मैं बस फटाफट से आंसर मार्क करूं एंड लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रादर देन calm yourself down and ensure that you are doing everything with patience and calmness. चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं.
So tensions and sometimes conflict remains an issue in and between the 11 states in Southeast Asia. तो 11 स्टेट्स का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, राइट? तो अब आपको समझना है कि इज जस्ट लाइक अननेसेसरीली ट्राइंग टू क्रिएट सम प्रेशर कि इतना नाम लंबा बेसिकली नाउन्स देके, कंट्री के नाम देके स्ट्रेस क्रिएट कर रहे। एक्सक्यूज मी। तो आगे पढ़ते हैं। China's rise as regional military power and its claim in the South China have become an increasingly pressing security concern for many Southeast Asian centers. ठीक है। So now since the 1990s, the security environment of Southeast Asia has seen both continuity and profound changes. These concerns, तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि concerns कहाँ हैं। तो these, again ये demonstrative का clue हो गया। Please see this. दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव क्लू, राइट? ये आप लिख लो, राइट? कि अच्छा देखो इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव फंक्शन करता है और ऐसे मुझे क्लू को पकड़ना है। अगर आप इस तरीके से छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना शुरू कर दोगे तो आपको क्या है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी, राइट? सो लेट्स सी दिस। These concerns cause states from outside the region to take an active interest in Southeast Asian security. ठीक है, तो concerns की क्या बात है? ठीक है, सो सिक्योरिटी कंसर्न का रेफरेंस कहाँ पे दिया था? इस स्टेटमेंट में दिया था, राइट? अगर आप देखेंगे तो दिस इज सेइंग कि चाइनाज राइज एज अ रीजनल मिलिट्री पावर एंड इट्स क्लेम इन द साउथ चाइना सी बिकम एन इंक्रीजिंगली प्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न फॉर मेनी साउथ एशियन ईस्ट एशियन स्टेट्स। दीज कंसर्न कॉज स्टेट्स फ्रॉम आउटसाइड द रीजन टू टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यू आर पिकिंग अप द कंसर्न, सो सच क्लूज यू आर ऑब्जर्विंग एंड यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट स्टेटमेंट 2 and 4। तो जैसे ही आप स्टेटमेंट 2 और 4 को कनेक्ट करते हो, राइट, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा 2 और 4 तो मेरा मैंडेटरी पेयर है, right? So 2 and 4 will act as a mandatory pair, and which is the broader statement? 3 is the broader statement, right? Because 3 is basically giving you the picture कि 1990 से क्या हो रहा है कि जो security environment of Southeast Asia that is seeing continuity and profound changes, and how then is saying tensions and sometimes conflict remain an issue between the 11 states। तो पहले आपने साउथ ईस्ट एशिया की बात करी, फिर आप स्पेसिफिक्स में गए एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑल स्टेट्स आर इन द कंसिडरेशन, राइट? तो हमने क्या किया? अगेन देखिए, मैंडेटरी पेयर आइडेंटिफाई किया विच इज ऑफ कोर्स 2 and 4। उसको हमें क्रैक करने में कौन से वर्ड ने मदद करी? हमें उसको क्रैक करने में दीज ने मदद करी। सो वी कनेक्टेड 2 and 4। 3 was an opening statement and 3 is basically a general statement and statement 1 is adding more precision to it, right? So what will be the correct answer for this para jumble? 3 1 2 4। ठीक है, so now let's move to the next set. Please try this. चलिए अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टू द अनइनिशिएटेड लिसनर अ टोनल म्यूजिक कैन साउंड लाइक chaotic रैंडम नॉइज। ठीक है, a tonality is the condition of music in which the constructs of the music do not live within the confines of a particular key signature, scale और mode। तो यहाँ पर इसने कहा कि uninitiated के लिए ये noise लग सकती है and then this statement is talking about कि what is a tonality। तो अगर आप देखोगे तो 2 इन दोनों को कंपेयर करके ओपनिंग लगता है क्योंकि जनरल बात कर रहे हैं ना कि a tonality क्या है, राइट? तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट कि अच्छा ऐसा है कि दिस इज अ कंडीशन इन विच द कंस्ट्रक्ट्स ऑफ म्यूजिक डू नॉट लिव विद इन द कन्फाइंस। कन्फाइंस मतलब रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस। ठीक है, एंड इंस्टेड क्या हो रहा है कि दिस इज क्योटिक और रैंडम। तो बेसिकली 2 और 1 में कहीं तो कोई कनेक्शन लगता है। अगर आपको नहीं लगता तो आप आगे बढ़ जाओ, राइट? जस्ट टेक अ लुक एट ऑल द सेंटेंसेस इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट। इन केस यू आर एबल टू, ग्रेट। ठीक है, आफ्टर यू रियलाइज
the amount of knowledge, skill and technical expertise required to compose or perform you योर ट्यून में चेंज सो टू स्पीक। तो अब यहां पर देखो फ्लो आपका स्टैब्लिश हो रहा है एंड देन पे अटेंशन टू दिस ट्रांजिशन वर्ड हाउएवर। ओ टोनालिटी इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन द 20th सेंचुरी म्यूजिक। तो अब देखो इन सब स्टेटमेंट्स में ये तो तुमको क्लियरली स्टैब्लिश हो जाएगा कि यार मेरा ना टू तो ओपनिंग स्टेटमेंट है यहां पर, तो दिस रिमेन्स अनक्वेश्चनड, राइट। अब उसके बाद अगर आप देखते हो तो आप ये भी रियलाइज कर लोगे कि वन भी तुरंत बाद ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें तो क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं होते विद इन द गिवन कन्फाइनमेंट। एंड अनइनिशिएटेड लिसनर को क्या लग सकता है, इट माइट जस्ट साउंड क्योटिक और रैंडम म्यूजिक। नाउ दिस इज कि ये तो क्योटिक है, पर सो दिस सी दिस हाउएवर। तो हाउएवर जैसे अगर मैं आपको हाउएवर का कंस्ट्रक्शन समझाऊं या यूसेज समझाऊं, आई वॉज ईगर टू गो to the camp, however I fell sick। तो you are seeing this however क्या कर रहा है, दो ऑपोजिट आइडियाज को कनेक्ट कर रहा है, राइट। या हाउएवर से पता चल रहा है कि डिस्कशन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर तुमने कहा कि अटोनल म्यूजिक क्या है, दिस कैन साउंड क्योटिक, हाउएवर ओ टोनालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, राइट। और फिर उसके बाद कैसे कि आफ्टर यू रियलाइज कि द अमाउंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू कंपोज और परफॉर्म योर ट्यून में चेंज सो एज टू स्पीक, सो यू कैन डेवलप अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो कैसे बिल्ड हुआ, टू आपने ओपनिंग रखा, वन इसको फॉलो कर रहा है, राइट। फिर हाउएवर और वन और फोर देखिए एक मैंडेटरी पेयर बना रहा है। ये आपने कैसे कनेक्ट किया, क्योंकि आपने फर्स्ट सेंटेंस में कहा है जो स्टेटमेंट वन लेबल्ड है कि ये क्या होता है, अनइनिशिएटेड लिसनर को ये क्योटिक लग सकता है, पर ये एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है, और जब तुम्हें उसकी टेक्निकलिटी पता चल जाएगी सो देन आपका जो पर्सपेक्टिव है, योर ट्यून है, दैट माइट चेंज, राइट। सो दैट्स हाउ वी कम टू द आंसर एज 2143 फॉर दिस पर्टिकुलर पैराजंबल। तो एक बार आप देखो आपने कैसे इस केस में हाउएवर को यूटिलाइज किया। तो जो भी हमने थ्योरी शुरू में पढ़ी है, हम बेसिकली उसी का एप्लीकेशन देख रहे हैं इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड वी आर ट्राइंग टू गेट कंट्रोल ऑफ द पॉइंटर्स, राइट। सो लेट्स डू दिस ऑल्सो। If you have seen a little line of text on website that says something like customers who bought this also enjoyed that, ये तो I'm sure आपने शॉपिंग करी है तो देखा होगा, whether it is Myntra or it is Amazon, right, or it is Flipkart। ये एक बहुत कॉमन आइडिया है जो आता ही आता है, राइट। प्रॉम्प्ट है जो आता ही आता है, दिखता ही दिखता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। This is you have experienced this collaborative flirting firsthand. Now the problem with these algorithms, so pay attention to this, the problem with these algorithms, right। तो यहाँ पर हमें these का भी reference चाहिए, right। तो हम इसको consider करेंगे that they don't take into account a host of nuances and circumstances that might interfere with their accuracy, right। So अब आगे बढ़ते हैं। If you just bought a gardening book for your cousin, you might get a flurry of links to books about gardening recommended just for you. The algorithm, so see algorithm, देखो एल्गोरिथम ऐसे क्लूज को ऑब्जर्व करते चलो, ठीक है। सो सी दिस, द एल्गोरिथम हैज नो वे ऑफ नोइंग यू हेट गार्डनिंग एंड ओनली बॉट द बुक एज अ गिफ्ट। सो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज अ मैथमेटिक। तो यहाँ पे कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग की बात हो रही है, यहाँ पे फिर कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग पे आए, is a mathematical algorithm by which correlations and co-occurrences of behavior are tracked and then used to make recommendations। तो अब आप सारे sentences देखो, सबसे general statement कौन सा है, which is basically the last statement, because this is talking about कि collaborative filtering क्या है। और फिर author ने क्या किया, एक example देके इसी idea को build किया। तो clearly 4 opening है और 1 statement 4 को follow करेगा, right, which is basically talking about द कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का एग्जाम्पल देके। फिर ऑथर ने कहा कि आपको बता तो दिया कि ये मैथमेटिकल एल्गोरिथम है,
फिर उसने एक एग्जाम्पल दिया कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में क्या होता है कि दे डू नॉट टेक इनटू अकाउंट अ होस्ट ऑफ नुआंसेस, और इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक एग्जाम्पल दे दिया, राइट। तो अगर आप देखोगे 2 और 3 भी कनेक्टेड है, 4 और 1 भी कनेक्टेड है, 4 हैज टू बी द ओपनिंग स्टेटमेंट, सो द राइट आंसर फॉर दिस पैरा जंबल विल बी 4 1 2 3, right? So this brings us to the end of the discussion. I hope you really enjoyed solving the para jumble. So few important pointers, crux का ध्यान रखिएगा, very important. Opening statements को identify करने की कोशिश करिए, closing statements को, pronouns को importance दीजिए, similarly demonstratives पे ध्यान दीजिए, that's again very very important, राइट। उसके बाद आपको मेरा सजेशन यही रहेगा कि मैंडेटरी पेयर्स बनाइए, ठीक है, और ट्रांजिशन वर्ड्स भी जरूर देखिए। सो दीज आर फ्यू important clues that can make a massive difference in your accuracy in para jumbles, right? So thank you so much for being with us. Please take good care of yourself and work very very hard. We'll see you very soon with more exciting lessons. All the best.